Hello friends, I am Aditya and you are watching English class. In this English class, we learn all types of questions related to the competition examination, whether it is SSC, CHS, Delhi Police, CDS, फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एग्जामिनेशन। सभी तरह के एग्जाम्स के लिए हम तैयारी करेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखना है, पूरा एंड तक देखना है। तो आज मैं शुरू करूँगा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के साथ। इसकी सीरीज़ चलाएंगे हम। उसके बाद जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं लाइक एरर डिटेक्शन, सेंटेंस फॉर्मेशन, PQRS और क्लोज टेस्ट, सारी प्रैक्टिस करेंगे हम। टेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। आपको पता है MCQs आते हैं एग्जाम में, बिल्कुल ईजी होते हैं और काफ़ी क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, बट चीज़ों को आपको समझना भी है, मीनिंग्स को समझना है, वोकैब इंप्रूव करनी है। ये सब पार्ट्स हैं जो आपको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो आप इंग्लिश में और उससे आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो बहुत ध्यान से देखना वीडियो को। करेक्ट आंसर को मैं टिक करूँगा। एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन है, MCQ है ये, और इसी तरह से आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कोई और कमेंट होता है, कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट करके जरूर बता देना, कोई फीडबैक देना है तो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हिज सन इज एज ही लॉस्ट हिज लाइफ इन प्रोटेक्टिंग द लाइव्स ऑफ पीपल ऑफ दिस कंट्री। सो हिज सन, उसके सन को हम क्या बोलेंगे? जिसने देश की सेवा के लिए अपनी जान उन्होंने दे दी, अपनी जान निछावर कर दिया, बलिदान दे दिया देश की सेवा के लिए, दूसरों की जान बचाने के लिए, देश की रक्षा के लिए उसने अपनी जान का बलिदान दे दिया। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? तो आप देख रहे हो ऑप्शन 1, 2, 3, 4, सोल्जर, मेरिटर्स, रिवोल्यूशनिस्ट और फिलांथ्रोपिस्ट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अगर आपको पता है तो आप चैट में लिख देना, और नहीं तो उसका करेक्ट आंसर है मेरिटर। ठीक है, शहीद हो गया, बलिदान दिया देश के लिए, मेरिटर। इस तरह से सेकंड है, शेरिन्स फादर इज एन ऑथर एंड हैज़ वन एन अवार्ड फॉर द बुक दैट टॉक्स अबाउट हिज ओन हिस्ट्री। शेरिन्स के फादर एक ऑथर है बुक के, और उसके लिए उनको अवार्ड भी मिला है, और जिसमें वो अपने बारे में ही, अपनी हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। अपनी हिस्ट्री के बारे में उन्होंने बताया है, और वो उस बुक की ऑथर है, मतलब कि वो बुक उन्होंने खुद से लिखी है अपने ऊपर। जब हम कोई बुक अपनी लाइफ के बारे में खुद से लिखते हैं तो हम उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ये ऑटोबायोग्राफी आंसर इसका। ठीक है, बायोग्राफी का मतलब है जब कोई दूसरा व्यक्ति आपकी लाइफ के बारे में लिखता है तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी। तो ये डिफरेंस आपको समझना है, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। इस तरह से आप देख लो ऑप्शंस बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं, तो यहीं पे मिस्टेक्स होती है स्टूडेंट्स के साथ, और यहीं पे वो मार्क्स लूज करते हैं। तो यही गलती आपको नहीं करनी। नेक्स्ट, डॉक्टर्स हैव पुट हिम फॉर ए ब्लड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस एज हिज किडनीज माल फंक्शनिंग्स, ही इज़ अंडर। तो डॉक्टर ने उसको बोला है ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए, उसकी किडनी जो काम नहीं कर रही है सही से, तो उसके लिए डॉक्टर ने उसको किसके ऊपर रखा है? डायलिसिस, वेंटिलेशन, इंटीग्रेशन और कैथरेसिस। तो हमेशा इसके लिए डायलिसिस यूज़ करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि डायलिसिस पे पेशेंट, मतलब कि उसकी किडनी काम नहीं कर रही है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, किडनी का काम होता है ब्लड को प्यूरीफाई करना, प्योर करना। तो नॉर्मली अगर किडनी आपकी काम नहीं करती है तो आपको डायलिसिस पे रखा जाता है। ठीक है, ये डायलिसिस इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको भी आंसर पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को हेल्प मिले, वो आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, द सडन डैमेज एंड सफरिंग कॉस्ट ड्यू टू द विजास गैस लीक स्टिल हैव इट्स इफेक्ट ऑन द माइंड, बॉडी, सोल ऑफ लोकल पीपल। तो एक सडन डैमेज, अचानक से कोई तबाही मच गई और उससे लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ, उनकी बॉडी को, उनके दिमाग को, उनके शरीर को पूरा डैमेज किया उसने, काफ़ी इफेक्ट डाला है। तो इस तरह के हम त्रासदी को, बर्बादी को हम क्या बोलते हैं? 1, 2, 3, 4, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो इस तरह की बर्बादी आपने पढ़ा होगा। न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़रूरी है। मैं बोलता हूँ हमेशा आप न्यूज़पेपर पढ़ो डेली, एक पूरा नहीं तो 1 या 2 न्यूज़ जरूर पढ़ो, उसमें आपकी वोकैब इंप्रूव होगी, और छोटे छोटे इस तरह के क्वेश्चन आप न्यूज़पेपर से ही सॉल्व कर सकते हो। तो इसका मतलब है कैटास्ट्रॉफ पढ़ा होगा आपने। इंग्लिश की न्यूज़ आप देख सकते हो टेलीविजन पे, नहीं तो न्यूज़पेपर आप पढ़ो, इंग्लिश का कोई भी एक पढ़ो डेली। कैटास्ट्रॉफ वर्ड, ये डेली एक बार तो आपको मिलेगा ये वर्ड पढ़ने के लिए। त्रासदी, कहीं पे गैस लीक हो गई या कहीं पे आग लग गई है, भयंकर गर्मी से आग लग जाती है कई बार, तो बहुत त्रासदी होती है, जान और माल की काफ़ी हानि होती है। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं कैटास्ट्रॉफ। नेक्स्ट, दिस एनुअल फंक्शन आई एम पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन वेयर आई हैव टू गिव ए स्पीच विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, आई एम प्रैक्टिसिंग इन इट। मतलब एक एनुअल फंक्शन में आप कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो और बिना किसी तैयारी के आप बोलोगे, वहाँ पे एक स्पीच दोगे। तो जब आप बिना किसी तैयारी के कोई स्पीच देते हो तो उसको क्या बोलते हैं हम? ये आपको बताना है। एलोक्शन, डियालेक्ट, डायलॉग और एक्सटेम्पोर, 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, कई बार ये एग्जाम में आया है, CDS में तो बहुत बार आया है, SSC के एग्जाम में काफ़ी आया, DSSP में भी बहुत बार आया। और जो लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अभी आने वाला है एग्जाम, दिल्ली पुलिस का वैकेंसीज निकल चुके हैं ऑलरेडी, आप देख सकते हो, तो उसकी तैयारी में भी ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इसलिए मैंने बोला क्वेश्चंस घुमा फिरा के रिपीट ही होते हैं, आपको बस अच्छे से समझना है सबको और अच्छे से आप पास कर सकते हो।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है एक्सटेम्पोर। तो जब भी आप बिना किसी तैयारी की कोई स्पीच देते हो तो उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। इस तरह से आपको डेफिनेशन अपनी हिंदी में या इंग्लिश में लिख लो नोटबुक में, अपने नोट्स बना लो और फिर एग्जाम से पहले उनको तैयारी करके जाना। आप देखो कितने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट, वी विजिटेड द एंशियंट पैलेस yesterday. There we saw old manuscripts written by saints. We tried but it was not clear enough to be read. तो हमने कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स पढ़ी, हमने एंशियंट प्लेस को विजिट किया कल, और वहाँ पे जो राइटिंग थी, मैन्यूस्क्रिप्ट जो लिखा हुआ था वो हमें समझ नहीं आई, वो क्लियर नहीं थी। तो ऐसे में हम क्या बोलते हैं इसको, जब राइटिंग आपको किसी की समझ ना आए, आप उसकी राइटिंग को पढ़ ना पाओ, नॉट एबल टू रीड, तो ऐसे के लिए वन वर्ड क्या है, इसको हम बोलते हैं इलेजिबल। ओके, इलेजिबल, ध्यान रखना है वर्ड इलेजिबल, मतलब आप किसी की राइटिंग को जब पढ़ नहीं पाते, एक ऐसी राइटिंग विच कैन नॉट बी रेड। ठीक है, तो ये आंसर उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन तो पीछे ही रह गया। वी हैव बॉट अ न्यू मशीन फॉर आवर मदर टू हेल्प हर इन हाउस होल्ड कोर्स। द मशीन कैन ईजिली बी कैरिड एनीवेयर। हमने अपने घर पे एक मशीन खरीदी अपनी मदर के घर के कामकाज को करने के लिए, और मशीन को ईजिली कहीं भी इधर से उधर ले जाया जा सकता है। तो इस सिचुएशन में ऐसी मशीन को क्या बोलते हैं हम, जो मशीन को आप इजीली इधर से उधर ले जा सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह खिसका सकते हो, ड्रैग करके ले जा सकते हो। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 और 3 में आपको कन्फ्यूजन होगी, पोर्टेबल या पोर्टेबल। तो इसका सही आंसर है पोर्टेबल। ठीक है, आर आता है। पोर्टेबल मशीन आपने कभी पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा ये वर्ड कि बहुत पोर्टेबल है, मतलब कैरी करने में आसान है, इधर से उधर आप ले जा सकते हो आसानी से। तो देख लो, आपको डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए, आपको वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। चाहे ऑप्शन कितने भी तरह का हो, कितना ही भयंकर हो, कितना ही क्लोज हो या कितना ही कन्फ्यूजिंग हो, आप आराम से कर लोगे अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आपको अगर डेफिनेशन वर्ड्स की आती है तो। नेक्स्ट, माई आंट कैन नॉट स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर 5 minutes बिकॉज शी हैज़ अ फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस। मेरी जो आंट है वो हॉस्पिटल में 5 मिनट नहीं रह सकती, क्योंकि उनको डर लगता है एक बंद कमरे में, एक बंद जगह पे रहने से उनको डर लगता है। बंद जगह पे रहने से जिनको डर लगता है, ऐसे बहुत से लोग होते हैं, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, ठीक है, किसी को लोगों से डर लगता है, किसी को बंद जगह पे रहने से डर लगता है। तो ऐसी बंद जगह पे जो लोग रहते हैं, ओके, फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेस, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के डर को बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब जब आपको बंद जगह चारों तरफ से बंद है, उसमें आपको डर लगता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको फोबिया होता है, फियर होता है। फोबिया मतलब फियर, डर। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज़। एंशियंट सोसाइटीज़ की जो हम स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं। वर्ड आपने पढ़ी है, चारों ही वर्ड आपके लिए कॉमन है, हिस्ट्री, आर्कोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और एटमोलॉजी। बहुत सिंपल है। एंशियंट सोसाइटीज़, इतिहास के बारे में पढ़ते हैं हम, प्राचीन इतिहास पढ़ा आपने, तो सिंपल ये होता है आर्कोलॉजी। तो आर्कोलॉजी इसका करेक्ट आंसर है। कई बार आप जरूरत से ज़्यादा सोच लेते हो तो भी आपके ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। तो एक बार ऑप्शंस को देखना है, और जो फर्स्ट टाइम पे आपको आंसर क्लिक करे ना, वही आपको मार्क करना है। कभी भी कंपटीशन एग्जाम में अपने आंसर को इरेज करके दोबारा मत लिखना। जो फर्स्ट अटैम्प्ट में आंसर होता है वही सही, मतलब मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। नेक्स्ट देखिए, पर्सन हु स्पीक मैनी लैंग्वेज, जो बहुत सारी लैंग्वेज बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे। बायलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल, लिंग्विस्ट, ग्रामर। ग्रामर तो हो नहीं सकता, ग्रामर तो आपको पता है, व्याकरण। बायलिंगुअल मतलब 2 लैंग्वेज बोलना। अब लिंग्विस्ट और मल्टीलिंगुअल, बी और सी में ऑप्शन रह गए। लिंग्विस्ट होता है जो लैंग्वेज की पढ़ाई करता है, यहाँ पे बात हो रही है बोलने की, और वो भी मैनी लैंग्वेज, बहुत से ज़्यादा। तो मल्टीलिंगुअल, मल्टी मीन्स मैनी, 2 से ज़्यादा। अगर 2 होता है तो बाय आएगा, बायलिंगुअल। नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड्स। ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर हो जिसकी 8 साइड्स हो, कौन सा हो सकता है। आप ध्यान से देखो, आपने भी पढ़ा होगा किस तरह की फिगर्स होती हैं ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो पैरेललोग्राम आपको पता है, पेंटागन आपको पता है, ऑक्टागन आपको पता है, बताइए आप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। 8 साइड्स, ध्यान देना यहाँ पे 8 साइड्स की बात हो रही है, 8 भुजाएं, 8 साइड्स है जिसकी, तो वो होगा ऑक्टागन। ऑक्टागन इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको करेक्ट आंसर्स का पता लगाना है। आपको हर एक ऑप्शंस में ऑलमोस्ट 1 या 2 ऑप्शन आपको पता होंगी, और एंड में 50-50 चांस रहता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सोच के करेक्ट आंसर लगा देना है। एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है। 4 ऑप्शन है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं सोचना। थर्मामीटर, पता है आपको, थर्मामीटर होता है।
अपन हम टेम्परेचर भी लेते हैं, ठीक है। और आपको बाहर भी तापमान देखना है, कितनी गर्मी हो रही है या कितनी सर्दी हो रही है, तो भी हम थर्मामीटर का ही इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेचर नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं हम थर्मामीटर, ठीक है। इस तरह से आपको देखना है। कई बार बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी गलती कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो वो गलतियाँ आपको नहीं करनी। अगर वो गलती करोगे आप तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और वहीं पर सिलेक्शन होता है और छूट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, समथिंग ईजिली ब्रोकन। ईजिली ब्रोकन ऐसी कोई चीज़ जो बहुत जल्दी टूट जाती हो। कई बार आपने ऑर्डर किया होगा अमेज़ोन से ऑनलाइन, तो उस पर लिखा होता है ये वर्ड, तो इसी में वो वर्ड लिखा है, आप देखो जरा ध्यान से बताओ कौन सा वर्ड है वो, जो धीरे बहुत जल्दी से टूट जाती है। फर्टाइल, फुटाइल, फ्रेजाइल, डोसाइल। तो ये जो वर्ड है दैट इज़ कॉल्ड फ्रेजाइल। फ्रेजाइल वर्ड आपने कई बार पढ़ा होगा, मतलब इजीली ब्रोकन, मतलब जिसको बोलते हैं ना बहुत ध्यान से रखना, टूट जाएगा। जैसे शीशे का कोई सामान आता है, कांच का, या कोई और सेंसिटिव सामान है जिसमें कोई टूटने का डर रहता है, तो बॉक्स के ऊपर लिखा होता है फ्रेजाइल, बड़ा बड़ा, ताकि आप आराम से उसको कैरी करोगे, आराम से उसको आप संभाल कर लेकर जाओगे, क्योंकि वो ईजिली ब्रोकन हो जाता है। अगर वो गिर गया तो टूट जाएगा, फ्रेजाइल। नेक्स्ट है ए प्लेस फॉर क्लोथ्स। कपड़े रखने के लिए जगह, क्या बोलते हैं हम? ये तो वर्ड आपने फिल्मों में सुना है, देखा भी है, घर में भी यूज़ करते हैं ये वर्ड। डिसरोब, वार्डरोब, टेक्सटाइल, गारमेंट। गारमेंट हो नहीं सकता, ठीक है, गारमेंट तो कपड़े को बोलते हैं। टेक्सटाइल भी कपड़ा। अब बोल रहा प्लेस फॉर क्लोथ्स, कपड़े के लिए जगह, कपड़े रखने के लिए जगह, तो दैट इज कॉल्ड वार्डरोब। बोलते हैं ना, जैसे घर में हम बोलते हैं अलमारी में मेरे कपड़े रखे हैं, वार्डरोब एग्जैक्ट वर्ड है वार्डरोब, जहाँ पे आप अपने कपड़े रखते हैं। जैसे शू रैक होता है, आजकल शू रैक घर में होते हैं शूज़ रखने के लिए, इसी तरह से वार्डरोब होता है। तो ये हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और आई विश यू ऑल लॉट ऑफ गुड लक। अच्छे से तैयारी करना, अच्छे से पढ़ाई करना, इजीली आप तैयारी कर सकते हो। और वीडियो में फीडबैक जरूर देना अपना एंड में, कैसे लगा आपको वीडियो। इस तरह से आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स की हम तैयारी करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप बने रहना चैनल पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।